दोस्तों साल 1943 वर्ल्ड वॉर 2 अपनी पीक पर था। एक जर्मन सबमरीन सीक्रेटली किएल से निकलती है। इस सबमरीन में नाजी जर्मन सोल्जर तो थे ही, लेकिन उनके साथ एक इंडियन भी था। एक ऐसा इंडियन जो ब्रिटिश एम्पायर को हिला देना चाहता था। उस इंडियन का फेक नाम था मत्सूदा, लेकिन असल में वो थे सुभाष चंद्र बोस। मिशन बहुत डेंजरस था। ब्रिटिश नेवी समुद्र में हर जगह थी, फिर भी ये सबमरीन साउथ अफ्रीका को बाईपास करते हुए साउथ की तरफ बढ़ गई। लगभग 2 महीने के सफर के बाद फाइनली 16 अप्रैल 1943 को मेडागास्कर के पास एक जापानीज सबमरीन दिखाई देती है। समुद्र में तूफान था, तो दोनों सबमरीन का पास आना रिस्की था। तो 2 दिनों तक ये दोनों सबमरीन पैरेलल चलती हैं, और जब मौसम थोड़ा सही होता है तब हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने उस टाइम पे अपना नाम मत्सूदा रख रखा था, वो एक राफ्ट में बैठ के भीगते हुए सबमरीन तक पहुंचते हैं। वहां जापानीज कैप्टन मसाओ तेराको ने उनका वेलकम किया, और इसी हिस्टोरिक जर्नी के साथ नेताजी अननोइंगली पहले इंडियन बन जाते हैं जो सबमरीन में बैठे। लेकिन सवाल ये था, जर्मनी और जापान एक इंडियन फ्रीडम फाइटर की हेल्प क्यों कर रहे थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर ब्रिटेन को हराना है तो ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ेगा। कहानी शुरू होती है 1939 से। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होता है और ब्रिटिश वॉइसरॉय बिना इंडियन से पूछे इंडिया को इस वॉर में डाल देते हैं। इसी टाइम बॉस अपनी पार्टी बना रहे थे, द फॉरवर्ड ब्लॉक। उनका मानना था कि वर्ल्ड वॉर एक इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। ब्रिटिश वीक हो रहा है और यही सही टाइम है ब्रिटिश पर अटैक करने का। 1940 में बॉस को ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेती है। जेल में उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने डायरेक्ट चैलेंज किया कि मुझे रिलीज कर दो वरना मैं मर जाऊं। ब्रिटिश गवर्नमेंट डर गई, क्योंकि अगर बॉस जेल में मर जाते तो पूरे इंडिया में रिवॉल्यूशन हो जाता। इसलिए ब्रिटिश सुभाष चंद्र बोस को हाउस अरेस्ट पे डाल देती है। लेकिन नेताजी का कुछ और ही प्लान था। जनवरी की रात 1941 करीब 1:30 बजे सुभाष चंद्र बोस सीक्रेटली कोलकाता से एस्केप कर जाते हैं। डिस्गाइज पहना, दाढ़ी रखी और उनका फिर नया नाम रखा गया मोहम्मद जियाउद्दीन। उनके पोते सिसिर बोस उन्हें कार में लेकर निकल जाते हैं। फिर बोस ट्रेन पकड़कर पेशावर पहुंचते हैं। यहाँ से सबसे डेंजरस पार्ट शुरू होता है। ब्रिटिश बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बॉस ने एक और डिस्गाइज पहना, एक गूंगे और बहरे आदमी का, क्योंकि उन्हें पश्तो लैंग्वेज नहीं आती थी। अगर वो बोलते तो पकड़े जाते। फॉरवर्ड ब्लॉक के लीडर भगत राम तलवार के साथ सुभाष चंद्र बोस सीक्रेटली ट्रैवल करके काबुल पहुंचते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश को सुभाष चंद्र बोस के गायब होने की बात पूरे 12 दिन बाद पता चलती है, क्योंकि उनके घर वाले सुभाष चंद्र बोस के रूम में हर रोज खाना भिजवा रहे थे, जिससे कि उन्हें लगे कि सुभाष चंद्र बोस अभी घर में ही। काबुल में बॉस ने सोवियत यूनियन से हेल्प मांगी, लेकिन रशियंस को शक हुआ कि वो ब्रिटिश स्पाई हैं। फिर बॉस जर्मन एम्बेसी जाते हैं। वहां पे जर्मन ऑफिशियल्स ने उनकी हेल्प की और उनके लिए एक फेक इटालियन पासपोर्ट बनवाया गया। अब बॉस का नाम था ऑरलैंडो मजोटा। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि बॉस जर्मनी जा रहे हैं, और क्लियर ऑर्डर्स दिए गए कि बॉस को जर्मनी जाने से रोको और जर्मनी से पहले उन्हें मार दो। लेकिन बॉस उनसे एक स्टेप आगे थे। वो मॉस्को पहुंचे और फाइनली अप्रैल 1940 में बर्लिन पहुंच जाते हैं। इंडिया के गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाना, दूसरा अपनी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचाना, तीसरा इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रिलीज करवा के एक खुद की आर्मी बनाना। यही बॉस ने एक आजाद हिंद सेंटर खोला और आजाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया। बॉस रेडियो पे इंडियंस को मैसेज देते थे कि ब्रिटिश टूट सकता है और इंडिया को आजादी मिल सकती है। इसी टाइम जय हिंद स्लोगन पॉपुलर हुआ। बॉस ने इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कन्विंस करके एक इंडियन लीजन बनाई, जिसमें 5000 के करीब सोल्जर्स आए। और एक फैसिनेटिंग बात यह है कि वो 5000 सोल्जर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों से थे। सारे लीजेंड्स एक ही मोटिव के लिए लड़ रहे थे, आजादी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, अडोल्फ हिटलर सीरियसली इंडिया के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता था। उसने तो यहाँ तक अपनी बुक में इंडियंस को इंसल्ट भी किया है। समझ गए थे कि अडोल्फ हिटलर सिर्फ अपना फायदा ही देख रहा है। इसलिए 1943 में बॉस जर्मनी छोड़ के सबमरीन से जापान जाते हैं। जापान में उनकी मीटिंग हुई प्राइम मिनिस्टर हिदेटोजो से। बॉस ने डायरेक्टली पूछा, क्या जापान बिना किसी कंडीशन के इंडिया के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करेगा? और सरप्राइजिंगली तोजो मान गए। फिर बॉस सिंगापुर पहुंचते हैं, जहां पे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमांड संभाली। यहाँ बॉस ने एक फेमस स्लोगन दिया, चलो दिल्ली। आईएनए में हर रीजन के लोग थे और आर्मी का मोटो था इत्तेफाक, इत्मद और कुर्बानी।
1943 में बॉस ने आजाद हिंद गवर्नमेंट स्टेब्लिश की। जब जापानीज आर्मी ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कंट्रोल ब्रिटिश से छीना, तो फिर वहां का कंट्रोल बॉस की आर्मी को दे दिया गया था। और 30 दिसंबर 1943 को बॉस ने पोर्ट ब्लेयर में इंडियन फ्लैग होस्ट किया। लेकिन फिर सिचुएशन खराब होने लगी। भारी बारिश आई, सप्लाई लाइंस कट हो गई, खाना खत्म होने लगा। आईएनए सोल्जर जंगल की घास खाकर सर्वाइव कर रहे थे। ब्रिटिश आर्मी के पास एयर सपोर्ट था और आईएनए के पास नहीं। दोस्तों, भले ही आईएनए सक्सेसफुल ना रही हो, लेकिन बॉस ने इस देश के लिए बहुत ज्यादा बलिदान दिया है। और बॉस हमारे दिल में हमेशा रहेंगे। इंडिया में एक और सो कॉल्ड फ्रीडम फाइटर की गूंज चल रही थी, महात्मा गांधी। बॉस और गांधी जी के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस थे। जहां महात्मा गांधी सिर्फ चरखा चलाने में विश्वास रखते हैं, वहां सुभाष चंद्र बोस ने अपना खून पसीने की मेहनत लगाई इस देश को आजाद कराने में। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी की आइडियोलॉजीज बिल्कुल डिफरेंट है। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को काफी बार क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटिश सिर्फ अहिंसा की बातें करने से या ब्रिटिश को लेटर्स भेजने से नहीं जाएगा, ब्रिटिश के खिलाफ हथियार उठाने पड़ेंगे। अब एक बड़ा सवाल है कि जब सुभाष चंद्र बोस इतने पॉपुलर थे, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बने? सुभाष चंद्र बोस इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि 1945 में ही इंडिया के इंडिपेंडेंस से 2 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। उनकी मृत्यु एक दुर्घटना में हुई। 18 अगस्त 1945 को रिपोर्ट्स आई कि बॉस का प्लेन टेहपी के पास क्रैश हो चुका है। कहा जा रहा था कि प्लेन में आग लग गई और सीवियर बर्न्स की वजह से उनकी डेथ हो गई। लेकिन यही कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। कुछ लोगों का मानना था कि बोस की डेथ एक्चुअली हुई ही नहीं थी, वो सीक्रेटली सोवियत यूनियन जाके छुप गए। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत था, क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस जैसे ही बच गए होते तो वो वापस से आवाज उठाते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस चुप बैठने वालों में से नहीं थे। और कुछ लोग कहते हैं कि उनकी मृत्यु एक प्लान मर्डर था। हाँ, और मेरे हिसाब से महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस की हत्या करवाई थी, मतलब एक प्लान मर्डर था। क्योंकि अगर सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते तो कांग्रेस के खिलाफ काफी कुछ कर सकते थे। और जैसे हम आज इतिहास पढ़ते हैं, नेहरू हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं होते। दोस्तों, अगर सुभाष चंद्र बोस बच गए होते तो आज इंडिया की पॉलिटिक्स काफी अलग होती। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है गांधी और नेहरू जैसे लोग ही आज इंडिया की बर्बादी की वजह है? जय हिंद।